चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। राहुल गांधी बोले, गरीब परिवार को हम 1 लाख रुपए देंगे, परिवार में महिलाओं के अकाउंट में डाले जाएंगे पैसे, आदिवासी दलितों को बनाएंगे लखपति। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी झारखंड के दौरे पर हैं। राहुल गांधी ने चाईबासा और गुमला के कोनबीर में जनसभा को संबोधित किया। अपने इस संबोधन में राहुल गांधी ने गरीब परिवारों को लखपति बनाने का वादा किया, नौकरी का वादा किया। राहुल गांधी ने कहा कि हम परमानेंट नौकरी देंगे, ठेकेदारी प्रथा वाली नौकरी खत्म करेंगे। वहीं दोस्तों, राहुल गांधी ने आरक्षण बढ़ाने का भी वादा किया। राहुल गांधी ने अपने संबोधन की शुरुआत में जोहार शब्द का इस्तेमाल किया। वहीं दोस्तों, उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने 22 अरबपति बनाए हैं, अब कांग्रेस लखपति बनाएगी। सत्ता में आने के बाद कांग्रेस सबसे पहले गरीब परिवारों की लिस्ट बनाएगी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। बंगाल में 25,000 शिक्षकों की नियुक्तियां रद्द करने पर रोक, सुप्रीम कोर्ट बोला सीबीआई जांच जारी रखे। हाईकोर्ट ने 22 अप्रैल को नौकरियां रद्द की थी। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले मामले में ममता सरकार को राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को 25,000 शिक्षकों की भर्ती रद्द करने के कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। कोर्ट ने सीबीआई को केस की जांच जारी रखने का आदेश भी दिया। जांच एजेंसी ने कहा है कि इस दौरान कर्मचारी उम्मीदवारों पर कोई एक्शन न लें। इससे पहले सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने कहा कि यह व्यवस्थागत धोखाधड़ी है, इससे लोगों का भरोसा उठ जाएगा। वहीं दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस साल 22 अप्रैल को पश्चिम बंगाल के सरकारी स्कूलों की 25,753 नियुक्तियों को अवैध करार दे दिया था। साथ ही इन शिक्षकों को 7-8 साल के दौरान मिली सैलरी 12% इंटरेस्ट के साथ लौटाने के निर्देश भी दिए गए थे। इसके लिए कोर्ट ने 6 हफ्ते का समय भी दिया था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। हरियाणा में सरकार पर गहराया सियासी संकट, 3 निर्दलीय विधायकों ने वापस लिया समर्थन। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव के बीच हरियाणा में सत्तारूढ़ बीजेपी सरकार पर बड़ा संकट आ गया है। कारण है 3 निर्दलीय विधायकों ने मंगलवार को घोषणा कर दी कि उन्होंने राज्य में नायाब सिंह सैनी के नेतृत्व वाली सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया है। 3 विधायकों सोमवीर सागवान, रणधीर गोलेन और धर्मपाल गोदर ने यह कहा कि उन्होंने चुनाव के दौरान कांग्रेस को समर्थन देने का फैसला किया है। दोस्तों, तीनों विधायकों ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और राज्य कांग्रेस प्रमुख उदय भान की मौजूदगी में रोहतक में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह घोषणा की। निर्दलीय विधायक गोडर ने कहा कि हम बीजेपी सरकार से अपना समर्थन वापस ले रहे हैं। ऐसे में दोस्तों, अब बीजेपी नित सरकार हरियाणा में अल्पमत में आ गई है। ऐसे में आने वाले दिनों में देखना होगा कि वहां पर फ्लोर टेस्ट कब करवाया जाता है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। 11 राज्यों की 93 सीटों पर वोटिंग हुई खत्म, 64% मतदान रहा। असम में सबसे ज्यादा 75%, सबसे कम महाराष्ट्र में 53% रहा। बिहार छत्तीसगढ़ में 3 की मौत। जी हां दोस्तों, 10 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 93 लोकसभा सीटों पर मंगलवार सुबह 7 बजे से जारी वोटिंग शाम 6 बजे खत्म हो गई। चुनाव आयोग के मुताबिक 64.08% लोगों ने वोट डाले। असम में सबसे ज्यादा 75%, सबसे कम महाराष्ट्र में 53% लोगों ने मतदान किया। शाम 5 बजे तक 63.77% वोटिंग हुई। सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में 73.93% और सबसे कम महाराष्ट्र में 53.40% वोटिंग हुई। वहीं दोस्तों, बिहार में वोटिंग के दौरान पीठासन अधिकारी और होमगार्ड जवान की मौत हो गई है। छत्तीसगढ़ के जमशेदपुर में मतदान करने पहुंचे एक बुजुर्ग वोटर की भी मौत की खबर है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। उनका ध्यान सिर्फ सत्ता हासिल करने पर है, सोनिया गांधी ने बीजेपी पर बोला हमला। जी हां दोस्तों, देश भर में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान हो रहा है। 93 सीटों पर वोट डाले गए। मंगलवार को वोटिंग के बीच कांग्रेस की राज्यसभा सांसद और सीपीपी चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने एक वीडियो मैसेज जारी किया। इसमें उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी पर निशाना साधा और लोगों से कांग्रेस को वोट देने की अपील की। वीडियो मैसेज में सोनिया गांधी ने कहा कि मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज देश के हर कोने में युवा, बेरोजगारी, महिलाएं, अत्याचार, दलित, आदिवासी, पिछड़े और अल्पसंख्यक भयंकर भेदभाव झेल रहे हैं। ऐसा माहौल प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी की नीयत की वजह से है। उनका ध्यान किसी भी कीमत पर सिर्फ सत्ता हासिल करने के पीछे है। उन्होंने राजनीतिक लाभ के लिए नफरत को बढ़ावा दिया है। ऐसे में आप कांग्रेस को सपोर्ट करें और इस चुनाव में कांग्रेस को विजय बनाएं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। 18 मई को भी खुलेगा शेयर बाजार। शनिवार को 2 स्पेशल ट्रेडिंग सेशन होंगे। प्राइमरी सिस्टम फेल हुआ तो क्या करेंगे, इसकी टेस्टिंग होगी। जी हां दोस्तों, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने 7 मई को ऐलान किया है कि 18 मई 2024 यानी कि शनिवार को छुट्टी के दिन भी बाजार ओपन रहेगा। इस दौरान 2 स्पेशल लाइव ट्रेडिंग सेशन होंगे। डिजास्टर रिकवरी साइट को टेस्ट करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। स्टॉक एक्सचेंज ने बताया कि इक्विटी और इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट में प्राइमरी साइट से डिजास्टर रिकवरी साइट पर इंट्रा
इंट्राडे स्विच के साथ यह स्पेशल लाइव ट्रेडिंग सेशन आयोजित किया जाएगा। ऐसा करके प्राइमरी साइट के मेजर डिस्ट्रक्शन और फेल्योर को हैंडल करने के लिए तैयारियां की जाएंगी। स्पेशल लाइव ट्रेडिंग सेशन में प्राइमरी साइट से डिजास्टर रिकवरी साइट पर इंट्राडे स्विच हो जाएगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। पुतिन 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति बने, 33 शब्दों में शपथ ली, कहा दुश्मनों से भी रिश्ते सुधारेंगे। सेना ने 21 तोपों की सलामी दी। जी हां दोस्तों, व्लादिमीर पुतिन 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति बन गए हैं। मॉस्को के ग्रैंड कैम्ब्रिन पैलेस में पुतिन ने 33 शब्दों में शपथ ली। यह वही जगह है जहां रूस के जार परिवार के 3 राजाओं अलेक्जेंडर II, अलेक्जेंडर III और निकोलस II की ताजपोशी हुई थी। दोस्तों, शपथ के बाद पुतिन ने कहा कि हम और मजबूत होंगे, हम उन देशों के साथ अपने रिश्ते मजबूत करेंगे जो हमें दुश्मन समझते हैं। मैं जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए हर संभव कोशिश करूंगा। रूस में 15 से 17 मार्च को हुए चुनाव में पुतिन को 88% वोट मिले थे। उनके विरोधी निकोले खारितोनोव को सिर्फ 4% वोट मिले थे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत पर फैसला नहीं दिया, शर्त रखी सरकारी काम में दखल नहीं देंगे। ईडी से कहा चुनाव है, यह साधारण हालात नहीं। जी हां दोस्तों, दिल्ली शराब नीति मामले में मंगलवार को अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर फैसला सुनाए बिना सुप्रीम कोर्ट की बेंच उठ गई। सुबह 10:30 बजे सुनवाई शुरू होने के बाद लंच से पहले तक कोर्ट ने जमानत की शर्तें तय कर ली थी। हालांकि तब ईडी ने कहा कि केजरीवाल के वकील को 3 दिन सुना गया, हमें भी पर्याप्त समय दिया जाए। अदालत ने इस जमानत का विरोध कर रही ईडी से कहा कि चुनाव चल रहे हैं और केजरीवाल मौजूदा मुख्यमंत्री हैं। चुनाव 5 साल में सिर्फ एक बार आते हैं। अदालत ने केजरीवाल से कहा कि हम आपको जमानत दे देते हैं तो आप ऑफिशियली ड्यूटी नहीं करेंगे। हम नहीं चाहते कि आप सरकार में दखलंदाजी करें। अगर चुनाव नहीं होते तो अंतरिम जमानत का सवाल ही नहीं उठता। वहीं दोस्तों, केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हम किसी फाइल पर साइन नहीं करेंगे। शर्त है कि एलजी किसी भी काम को इस आधार पर ना रोके कि फाइल पर साइन नहीं है। ऐसा कुछ नहीं बोलूंगा जो नुकसान पहुंचाने वाला हो। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री मोदी बोले कांग्रेस के नेता कासाब को निर्दोष बता रहे, पाकिस्तान इनका समर्थन करता है। 4 जून के बाद इनका झंडा उठाने वाला भी नहीं मिलेगा। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को तीसरे फेज की वोटिंग के दौरान महाराष्ट्र के अहमदनगर में रैली की। करीब 30 मिनट की स्पीच में मोदी इंडी गठबंधन, महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी, कांग्रेस के घोषणा पत्र तुष्टिकरण की राजनीति पर बोले। प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र कांग्रेस नेता विजय वट्टीवार के उस बयान पर भी पलटवार किया जिसमें उन्होंने कहा कि आतंकवादी अजमल कासाम ने पुलिस अधिकारी हेमंत करकरे की हत्या नहीं की थी, बल्कि आरएसएस से जुड़े एक पुलिसकर्मी ने उन्हें गोली मारी थी। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले महाराष्ट्र में कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी ने मिलकर भानुमति का कुनबा बनाया है। ये कुनबा 4 जून को रेत के टीले की तरह बिखरने वाला है। 4 जून के बाद इंडी अघाड़ी वालों का झंडा उठाने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। झूठे दुष्कर्म केस में 4 साल बाद आरोपी हुआ रिहा, लड़की को मिली उतने ही साल की सजा, 5.8 लाख रुपए का जुर्माना भी। जी हां दोस्तों, बरेली में एक ऐसा मामला सामने आया जिससे अदालत भी हैरान रह गई। दरअसल दोस्तों, महिलाओं के अत्याचार में फंसे एक लड़के को बिना किसी कारण, बिना किसी गलती के 4 साल की जेल की सजा काटनी पड़ी। दरअसल दोस्तों, युवती इस पूरे षड्यंत्र के तहत युवक को फंसाने में लगी हुई थी और अदालत में सुनवाई के दौरान अपनी गवाही से वह मुकर भी गई। तो इस मामले का खुलासा हुआ। दोस्तों, हकीकत जब अदालत के सामने आई तो कोर्ट फैसला सुनाते हुए लड़के को दोष मुक्त कर दिया और लड़की को भी उतनी ही सजा सुनाई। कोर्ट ने कहा कि जितने दिन की लड़के ने सजा काटी है उतने ही दिन की सजा लड़की को भी जेल में काटनी होगी। इसके अलावा अदालत में आर्थिक जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने कहा है कि यदि लड़का जेल के बाहर रहता तो काम मजदूरी करते हुए इतने समय में 5,88,000 से अधिक रुपए कमा लेता, इसलिए लड़की से यह रकम वसूल करके लड़के को दी जाए। यदि ऐसा नहीं होता है तो लड़की को 6 महीने की अतिरिक्त सजा भी होगी। दरअसल दोस्तों, लड़की ने लड़के पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था, लेकिन बाद में उसका यह दावा झूठा साबित हुआ। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। चुनावी माहौल में वित्त मंत्री ने देश की जनता को समझाए जीएसटी के फायदे, ट्वीट कर साझा किया अपना लेख। जी हां दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इन दिनों देश भर के प्रबुद्ध वर्गों के बीच मोदी सरकार के कामकाज के फायदे गिनाने में खासी व्यस्त चल रही है। वित्त मंत्री की कमान संभालने के बाद निर्मला सीतारमण ने जीएसटी को अमली जामा पहनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब चुनावी माहौल गर्मा चुका है, तब वित्त मंत्री ने एक लंबा लेख लिखकर जीएसटी के इतिहास से लेकर संघीय ढांचे को दुरुस्त करने में इसकी भूमिका को लेकर भी खूब दलीलें दी। निर्मला सीतारमण ने यह बताया कि जीएसटी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के प्रति मोदी सरकार की प्रतिबद्धता की अभिव्यक्ति है। उनका कहना है कि हम निरंतर यह सुनिश्चित करने की दिशा में प्रयासरत हैं कि करों को बढ़ाने के बजाय बेहतर करदाता सेवाओं और कार्यकुशलता में वृद्धि के माध्यम से नई ऊंचाइयों को छुआ जाए। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर।
बीजेपी में शामिल हुई राधिका खेड़ा, एक्टर शेखर सुमन के साथ दिल्ली में ली सदस्यता। छत्तीसगढ़ में विवाद के बाद छोड़ी थी कांग्रेस। जी हां दोस्तों, कांग्रेस छोड़ने के बाद राधिका खेड़ा बीजेपी में शामिल हो गई है। उन्होंने दिल्ली में एक्टर शेखर सुमन के साथ बीजेपी की सदस्यता ले ली। छत्तीसगढ़ में विवाद के बाद रविवार को राधिका ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद सोमवार को उन्होंने सुशील आनंद शुक्ला समेत कई बड़े नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए थे। सोमवार देर शाम सुशील आनंद शुक्ला ने भी उन्हें मानहानि का नोटिस भेज दिया। राधिका खेड़ा ने कहा कि राहुल गांधी की यात्रा के दौरान मुझे सुशील आनंद शुक्ला ने शराब ऑफर की। भूपेंद्र बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ छोड़ दो। राजीव भवन में मुझे बंद किया गया। मैं चीखती चिल्लाती गुहार लगाती रही, मुझे गालियां दी गई। मैंने ये बात सचिन पायलट, भूपेंद्र बघेल और जयराम रमेश को बताई, लेकिन कुछ नहीं हुआ।